हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 197 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। तो चार ऑप्शन दे रखे आपको बताना है कौन से फीचर्स हैं, यानी कौन से मुख्य बिंदु हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। सबसे पहले ब्रेडेड कैनाल्स, यानी जो कैनाल्स वो ब्रेडेड है। सेकंड है मार्शेस एंड स्वैम्प्स, यानी बहुत सारे कीचड़ और स्वैम्प, मतलब ये सब चीज़ें हैं। थर्ड है रिफ्ट वैलीज और फोर्थ है हमारा मियांडर्स। तो इसका सही आंसर है बी 1, 2 एंड 4 ओनली, यानी कि ब्रेडेड चैनल्स, मार्शेस एंड स्वैम्प्स एंड मियांडर्स है। रिफ्ट वैली जनरली नॉर्दर्न प्लेन में इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो हमारा सॉइल है वो अलुवियल होता है। अलुवियल सॉइल में रिफ्ट वैलीज नहीं बनती हैं। ये थोड़े हार्ड जो सॉइल होती हैं, लैंड फॉर्मेशंस, उनमें बनती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू या सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, तो इन वाले रीजन पे रिफ्ट वैलीज बनती है। जैसे नर्मदा बनाती है, तापी बनाती है विंध्या और सतपुरा के बीच से, तो वहाँ रिफ्ट वैलीज बनती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement are correct regarding the provision laid down under the Charter Act of 1833। तो कौन सा प्रोविजन, यानी कौन सी चीज़ें चार्टर एक्ट जो 1833 आया था उसमें इंक्लूडेड था। पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। सेकंड है इट बैंड दी क्रिश्चियन मिशनरीज टू ट्रैवल टू इंडिया, यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया में आने से मना कर दिया था। थर्ड है इट प्रपोज्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी जो सिविल सर्वेंट थे उनके लिए एक ओपन कंपटीशन की मतलब ओपन कंपटीशन कर दिया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी 1 एंड 3 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ पपेट फॉर्म, एक तरफ स्टेट है। पहला है कुंदेही, सेकंड स्टेट है ओडिशा। सेकंड है गोम्बेयत्ता, स्टेट है कर्नाटका। थर्ड है बोमलता, स्टेट है तमिलनाडु। तो आपको बताना कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द अकर व्हेन कन्वेंशन करंट राइज इन द मैंटल बिनेथ द ओशियानिक क्रस्ट, यानी तब होते हैं जब कन्वेंशनल करंट मैंटल के नीचे जब वो होता है तब। ओशियानिक क्रस्ट और मैंटल के बीच में होता है तब। सेकंड है द अकर वेयर बाउंड्री ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट इज डाइवर्जेंट, तो ये वहाँ होते हैं जहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट है जब वो डाइवर्ज होते हैं तो वहाँ बनती हैं। थर्ड है द बिगेस्ट ओशियानिक रिजेस आर फॉर्म्ड अलोंग द सबडक्शन जोन, यानी जो सबसे बड़ा जो ओशियानिक रिज है वो सबडक्शन जोन के पास बनता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 एंड 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। मिड ओशियानिक रिजेस बेसिकली दो प्लेट की साथ आने पे, यानी एक सामने आने पे बनते हैं, ना कि ज़्यादातर सबडक्शन जोन पे ही बनते हैं, लेकिन वो उतने नहीं बनते, वैसे प्लेट वाले पे ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, consider the following statements। पहला है AIIB has more than 80 member nation, यानी AIIB में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशन है। सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द AIIB, यानी इंडिया का सबसे ज़्यादा शेयर है AIIB में। थर्ड है AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में जो मेंबर हैं वो एशिया से बाहर वाले एक भी नहीं हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है, सेकंड थर्ड गलत है। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन था कि सोशल और इकोनॉमिक एशिया में या एशिया के बाहर उसको इम्प्रूव कर सके। करंट में इसके 97 अप्रूव्ड मेंबर है विद इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIB और इंडिया दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ना कि पहला सबसे बड़ा। इसका शेयर 7.5 है वोटिंग के साथ। वहीं चाइना का 26.06% है वोटिंग शेयर। तो चाइना सबसे ज़्यादा बड़ा है और फिर इंडिया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ये संस्थापक थे। दूसरा है ही वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट नेवर बिकम इट्स प्रेसिडेंट, यानी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे लेकिन कभी उसके अध्यक्ष नहीं बने। थर्ड है ही हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1947, यानी जब सरकार बनी थी 1947 के बाद तो ये उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है C1 and 3 ओनली, यानी पहला और तीसरा सही है, सेकंड गलत है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे और उसके प्रेसिडेंट भी बने थे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बने थे, ये उसके भी प्रेसिडेंट बने थे। 1942 41-42 के आसपास ही बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट वॉज रेज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर, यानी इसको जो SPG था इसको लाया गया था ताकि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सुरक्षा दी जाए और जो भी उनके फैमिली मेंबर है उनको भी दी जाए सुरक्षा। सेकेंड है द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप इज बैक्ड बाय द स्टैट्यूट, कहने का मतलब जो भी इसका फॉर्मेशन और फंक्शनिंग है वो एक कानूनी है, कहने का मतलब इसके लिए कानून बनाया गया है, स्टैट्यूट्स बने हुए हैं। थर्ड है द ग्रुप कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये जो SPG है ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है C2 ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। As per the act, the general superintendents, director and general of the group shall vest in and they excised by the central government, that is cabinet secretariat, और ये गृह मंत्रालय के नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आता है और वहीं से ये रेगुलेट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the impact by the advent of Portuguese in the 16th century, consider the following statement। जब पोर्चुगीज आए थे 16वीं शताब्दी में तो उनसे संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे रिप्लेस द गुजराती एंड अरब ट्रेडर्स एंड मोनोपोलाइज द एशियन ट्रेड नेटवर्क। तो जब पोर्चुगीज आए तो उन्होंने गुजराती और अरब ट्रेडर्स को हटा के जो भी एशियन की ट्रेड थी उसको मोनोपोलाइज कर दिया, यानी अपने अंदर ले लिया। सेकंड है सेंट्रल अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो एंड मेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो जो मध्य अमेरिकी एग्रीकल्चरल थी, वहाँ की जो भी फार्मिंग थी जैसे कि पोटैटो और मेज, ये इंडिया में इन्होंने ही लाया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। द पोर्चुगीज वर हार्डली एबल टू चेंज द एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ एशियन ट्रेड नेटवर्क। द गुजरात एंड द अरब मर्चेंट कंटिन्यू टू डोमिनेट द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एशिया ट्रेड, दैट इज द ट्रेड इन इंडिया टेक्सटाइल, supplemented by the rice and sugar against which they obtained species from the southeast, gold and a horse from the west Asia and a silk and procline from China। तो पोर्चुगीज ठीक है बहुत सारे उन्होंने लाए थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने एशियन ट्रेड पे कब्जा कर लिया था। एशियन ट्रेड अभी भी गुजरात और जो अरब मर्चेंट्स थे उनके अंडर में था, जैसे कि अगर एग्जांपल तौर पर ले तो इंडियन टेक्सटाइल हुआ या राइस एंड शुगर हुआ, जिसके बदले इंडिया में
जो ईस्ट एशिया से स्पाइसेस वगैरह आती थी, गोल्डन हॉर्सेस वेस्ट एशिया से आते थे, और सिल्क और प्रोक्लिन ये भी एक तरीके की टेक्सटाइल है, तो ये चाइना से आती थी। तो इस तरह से चीज़ें थी, और इनमें पोर्चुगीज़ का मतलब ज़्यादा डोमिनेशन नहीं था। ज़्यादातर गुजरात और ये जो था एरिया, ये बेल्ट अरब्स का डोमिनेट था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, यानी कोई हाई कोर्ट जो है जिसका जुरिस्डिक्शन है तो उसको सेंट्रल लॉ द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं किया जा सकता। सेकंड है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान में किसी तरीके का बदलाव किया जाता है, कोई भी संवैधानिक संशोधन होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्वेश्चन नहीं हो सकता। कहने का मतलब उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, हाउएवर 43rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977 रिस्टोर्ड द ओरिजिनल पोजीशन। कहने का मतलब कोई हाई कोर्ट किसी सेंट्रल लॉ अगर बनता है, कोई भी केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता था, लेकिन 43वें जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें इस चीज़ को रिस्टोर किया गया था कि हाँ वो इनवैलिड कर सकता अगर वो गलत है तो। वहीं जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कैन नॉट बी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। जब केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रखा था, जिसमें कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, यानी कुछ मतलब कह सकते हैं फाउंडिंग स्टोन है एक तरह से, जिसको किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। अगर वो हटाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ क्वेश्चन मतलब जो भी केस दायर किया जा सकता है। हाँ, पर अगर संवैधानिक संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के अंदर वो कर सकता है, बट बिना बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आज तक सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट किसी ने कभी डिफाइन नहीं किया है, तो ये जो डिफिनेशन है ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही रिजर्व्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following were the proposals recommended by the cabinet mission of 1946? तो कौन सा प्रपोजल है जो कैबिनेट मिशन 1946 में रखा गया था। आपका ऑप्शन पहला है, इट प्रपोज्ड अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो इसने फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट रखा था कि यहाँ एक प्रोविजन होगा, एक प्रोविंसेस भी होंगे, प्रिंसली स्टेट भी होगा। सेकेंड है, डिफेंस कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, यानी डिफेंस या कम्युनिकेशन या फॉरेन अफेयर है तो उसको सेंटर यानी केंद्र द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। थर्ड है, इट रिकमेंडेड फॉर अ डिवाइडेड इंडिया विद द पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन। तो इसने भारत के विभाजन को मंजूरी दी थी और जो विभाजित होगा, जो अगला नेशन बनेगा उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 2, यानी पहला दूसरा सही, थर्ड गलत है। डिवीजन ऑफ इंडिया का कभी कैबिनेट मिशन में प्रपोजल नहीं आया था, ना इसको सपोर्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 196 जो था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, Which among the following animals is not identified as the पशुपति सील of Indus Valley Civilization? तो जो पशुपति सील था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें कौन सा जानवर नहीं था आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है ए, लायन। ये कई बार यूपीएससी में आईएएस के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप बहुत कॉमन क्वेश्चन, आई होप आप सबने सही किया हो। तो चलिए जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 197 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज ओ इट कंटेन्स। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें क्या होता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए, ओनली बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, यानी सिर्फ जो बी होता है ब्लड ग्रुप बी उसकी एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में। बी, ओनली ए एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा।
सी बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, या डी नीदर ए नॉर बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।